आप सभी को मैं ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ कि 11th से रिलेटेड बिज़नेस स्टडी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर्स का, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी बुक जो है आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर विश्वास ना हो तो उससे पहले कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, पूरे कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके। हालांकि आपको बिज़नेस स्टडी के साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो बच्चे एज अकाउंटेंसी की भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट है। तो क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं तो यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही है। तो जैसा कि मैंने थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था, डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देख रखी है तो मैं तो कहूँगा कि आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 आप जो है आए, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हो। तो आज की जो क्लास में हम बात करेंगे वो है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी कंपनी है जिस पे गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल है और उन्हीं के रिगार्डिंग जो है काम चलते हैं। रूल रेगुलेशंस भी जो है गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो जैसा कि मैं बात करूं तो सामने आपको मीनिंग लिखा ही है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 अ गवर्नमेंट कंपनी मीन एनी कंपनी विच एटलीस्ट 51% of the paid up share capital held by the central और स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल एंड गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जैसे सपोज़ करिए कोई भी कंपनी है, उसके दो हिस्से होंगे, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो अगर मैं कहूँ कि कोई कंपनी प्राइवेट हो सकती है अगर उसके पास 51% शेयर हो, और अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास 51% शेयर हो। तो कहने का मतलब यहाँ साफ साफ कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये है कि उसके पास एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल है, यानी यूज़ राइट ऑफ, कह सकते हैं कि उसके पास 51% का ओनरशिप है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैं कहूँ 100 में से 51% एक की तरफ है, 49 जो है दूसरी तरफ है, तो 51 वाला ही जीतेगा। तो इसीलिए पूरा कंट्रोल भी किसका होगा, 51% वाले का होगा। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने शार्प मेंशन कर रखा है कि जिनके पास एटलीस्ट 51% जो है शेयर होंगे वही एज अ ऑनर होगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि आपके सामने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये सभी जो हैं आपके गवर्नमेंट कंपनी है, और इनमें कहीं ना कहीं 51% से ज़्यादा शेयर जो हैं कंपनी के जो गवर्नमेंट के पास हैं। अब इनके फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये फ़ीचर्स क्या कहते हैं इनके। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें कह रहा है क्रिएटेड बाय कंपनी एक्ट। सीधी सी बात है भाई कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश होगी वो कंपनी एक्ट के थ्रू ही होगी, और वो कौन सी कंपनी एक्ट, 2013। ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइल एंड शूट के, तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन शू एंड शूट बाय थर्ड पार्टी। ठीक है। तो थर्ड पार्टी के थ्रू जो है कंपनीज पे जो है गवर्नमेंट कंपनी पे एक तरीके से जो है फाइल कर सकते हैं, शू कर सकते हैं, ठीक है, केस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब कंपनी हैज़ अथॉरिटी टू सेल एंड परचेज द प्रॉपर्टी एंड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम। ठीक है। कंपनी अपने नाम से जो है कहीं भी कोई भी सेल परचेज कर सकती है, और एक तरीके से कह दो कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। बात करें ऑडिट की, तो भाई ऑडिट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। सीधी सी बात है, आप भी एक अंदाज़ा लगा लो कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिट कराने का राइट भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो जो है ऑडिट कर सकती है। उसके बाद लास्ट लिखा है द रूल एंड कंटेन इन MOA एंड AOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कह रहा द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले डाउन द रूल रेगुलेशन अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी।
यानी कंपनी के एम्प्लॉई को अपॉइंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो है MOA और AOA के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये MOA क्या होता है और AOA क्या होता है, इसके बारे में आप जो है आराम से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो यहाँ पर मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कुछ है कि भाई इसकी क्या मेरिट्स है। पहला, इजी इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सिटिंग अप एज अ गवर्नमेंट कंपनी एज एस्टैब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो ये सेपरेट एक्ट है जो पार्लियामेंट के थ्रू जो बनाया गया है, कंपनी एक्ट 2013, तो इसके लिए और कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से आप जो है इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है कि सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सिटिंग अप गवर्नमेंट कंपनी, कि कोई और गवर्नमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी और भी एक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी एक्ट 2013 से ही आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश हो सकती है। ऑटोनॉमी की बात करें तो जनरल कंपनी हैज़ फुल्ली ऑटोनॉमी डूइंग इट्स बिजनेस, ठीक है, ऑपरेशन इन ऑल बिजनेस डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन। ठीक है, बिल्कुल जैसे जनरल कंपनी है वैसे ही तरीके से आप जो है इसे पूरी तरीके से बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो और बिजनेस डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, जो भी नेसेसरी होगा। मार्केट पे अच्छा खासा कंट्रोल होता है, इसीलिए थर्ड पॉइंट लिखा है गुड मार्केट कंट्रोल, यानी दिस कंपनी बाय प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस कैन कंट्रोल द मार्केट एंड रिड्यूस द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। उसके बाद बात करें इंडिपेंडेंट स्टेटस, कहने का मतलब गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट्स लीगल एंटिटी एंड सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, डीमेरिट्स की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर डीमेरिट्स में आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट नॉट रिलेवेंट, सॉरी, कह रहा है कि सिंस इन गवर्नमेंट कंपनी द गवर्नमेंट इज़ द ओनली द शेयर होल्डर एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, हैंस द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रिलेवेंस। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जब शेयर होल्डर है और कंपनी इसे मैनेज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो जो है कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि वही अपने तरीके से चलाती हैं, और आपको पता भी है कि ये चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं। उसके बाद कहें कि एवडस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है इन सम ऑफ द कंपनी द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस, यानी द कंपनी आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट हैज़ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एन एंटरप्राइजेस फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी यहाँ पे आंसरेबल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं होती है, तो कह रहा है कंपनी आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट हैज़ दे एवेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंटरप्राइज द फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको चला रही है तो गवर्नमेंट क्यों आंसर देगी पार्लियामेंट में, तो इसीलिए ये भी एक तरीके से मेन पर्पस डिफीटेड का मतलब है बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी द होल मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, दस द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग इट अंडर द कंपनी एक्ट 2013 गेट डिफीटेड। ठीक है, यानी कह रहा है बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी द होल मैनेजमेंट इज़ द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही है कि अगर आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है तो होल मैनेजमेंट इज़ हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो आपका ये तो पहले से ही है कि भाई अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की है तो पूरा हैंड गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा और उसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, तो एक तरीके से ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ये आपके सामने जो है जहाँ आपने देखा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से चीज़ों को अलग अलग सपा जो है चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन की, तो कह रहा है इट इज़ स्टैब्लिश एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड कंसीडर टू द एक्सटेंस ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपका मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही जैसे फाउंडेशन किया जाता है, यानी स्टैब्लिश किया जाता है। और
स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी इसको कैसे बनाया जाता है, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। और इसे किसके थ्रू बनाया जाता है, गवर्नमेंट कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में बनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों समझ में आ गए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होता है वो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में एक्ट पास करके जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करके करती है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस की, तो इट डज़ नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंडर में है तो मिनिस्ट्री ही इस पर जवाबदेही होता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के कह रहा है कि इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की अलग पहचान होती है, और कहीं ना कहीं इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं और कंपनी दोनों सेपरेट पर्सन है। और गवर्नमेंट कंपनी में भी बोल रहा है कि इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय ऑफ दिस एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसमें कह रहा है कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंदर उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कह सकते, एंड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें भी वही कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में आएंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो इस फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के ख़जाने से जाता है भाई यहाँ पे पैसा जो भी इन्वेस्ट करना हो। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में कह रहा है इट इज़ इंडिपेंडेंटली फाइनेंस ईदर बाय द बोरोइंग्स और थ्रू द रेवेन्यू ऑब्टेन बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि it is independently financed either by borrowings or through the revenue obtained by the sale and goods and service। यहाँ पे सामान मतलब यहाँ उधार ले सकते हैं, बोरोइंग्स ले कर सकते हैं, या कोई भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल गुड्स सर्विस से, वो चीज़ें जो है इंडिपेंडेंटली होती हैं। और यहाँ पे फंड जो है गवर्नमेंट भी कर सकता है और प्राइवेट भी कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ ले कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो आप आराम से इस चीज़ को बता सकते हैं। ये चेंजिंग रोल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपने। अब बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में, आपको साइन में लिखा हुआ है। कह रहा है कि MNC आर द गैगनेटिक कॉरपोरेशन विच हैव ऑपरेशन in a number of a country, and they are characterized by their huge size and large number of product and advanced technology, marketing strategy and network of the operation of all over the world। MNC कंपनी का मतलब सिंपल सा ये कह रहा है कि इसके जो है पहला कि नंबर 1 कि इसमें जो है ऑपरेशन बहुत कंट्रीज़ के साथ होता है, यानी कोई एक कंट्री से ऑपरेट नहीं कर रहा है, कम से कम 10-15 कंट्री जो है इसमें ऑपरेट कर रहा है। इनके पास अच्छी खासी बड़ी फर्म होती है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इनके पास। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है पूरी तरीके से, और तभी ये इस्टेब्लिश करते हैं। तो MNC का मतलब ही यही है कि जब किसी कंपनी के एक से ज़्यादा ब्रांच अलग अलग कंट्री में हो तो MNC कंपनी होती है। अगर इंडिया में कोई बाहर की कंपनी यहाँ पर आती है तो हम उसको MNC कंपनी बोलेंगे, क्योंकि वो इंडिया की नहीं है, कहाँ की है, वो बाहर की है। तो कहने का मतलब MNC का मतलब ही यही है कि ऐसी कंपनी जिसके ब्रांच एक से ज़्यादा देशों में है। ठीक है, और उसको कंट्रोल जो है एक हेड ऑफिस जो होगा उसका मेन वहाँ से किया जाएगा। तो ये MNC कंपनी के बारे में बोला है। और दूसरा कह रहा है कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांच इन अ सेवरल कंट्री। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर इसमें जो भी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग ऑपरेशन है वो सेवरल कंट्रीज में ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट में पानी थोड़ा सा पी लूँ भाई, प्यास सा लग रहा है। तो जैसे कि आपने 2 पॉइंट्स में ये चीज़ें क्लियर कर रही है और अभी आप थोड़ा सा पढ़ भी रहे थे, तो एक बार आप इसमें भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड वाला अगर आप देखेंगे, इसमें कह रहा है देयर ब्रांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट। ठीक है, मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट जैसे हम मोफा के नाम से जानते हैं। एंड दीज एंटरप्राइजेज ऑपरेट द सेवरल एरिया ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट इन देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी एक्सटेंड ओवर द नंबर ऑफ कंट्री। पूरी कहानी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ मिलजुल कर एक ही बारे में बात कर रहा है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब ये होता है कि सेवरल यानी डिफरेंट कंट्रीज से जो है चीज़ों को कंट्रोल की जाती है, स्ट्रैटेजी तैयार किए जाते हैं, प्रोडक्ट जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी के रिगार्डिंग हम बात करें तो इनके पास ह्यूज कैपिटल ऑफ रिसोर्सेज होता है भाई साहब, क्योंकि अगर कोई कंपनी दूसरी कंट्री में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है इसका मतलब उसके पास कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर रही है तो सीधी सी बात है कैपिटल तो ज़्यादा हो गई। इनके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है। और थर्ड कह रहा है कि फॉरेन कोलैबोरेशन। Usually these enterprises agree with the company of the host country and the agreement may be in respect of the soul of technology। ठीक है, तो कह रहा है कि these enterprises agree with the company of the host country and the agreement may be in a respect of the sole technology, production of goods, resources and hand name etc। ये सब जो है उनके साथ कोलैब करके जो है चीज़ों को करते हैं, यानी दूसरी कंट्री से कोलैब करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इंडिया में अगर कोई बाहर की कंपनी आई है तो इंडिया से कुछ ना कुछ कोलैब करेंगे कि हम इस तरीके से चीज़ों को बनाएंगे, ये चीज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इनका बहुत अच्छा होता है भाई, नॉर्मल के मुकाबले ये सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं और पूरा इस पर रिसर्च करने के बाद ही जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन भी इनका जो है अच्छा खासा होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर इनको जब मार्केट स्ट्रैटेजी के या मार्केट में चीज़ों के बारे में पता होता है कि किस टाइप के गुड्स चाहिए, क्या शेप रहेगा और किस तरीके से पैकेजिंग करनी है, ये सभी जो है इनके अंदर में होता है। और सेंट्रलाइज कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि द ब्रांचेस ऑफ MNC स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट ब्रांचेस मैनेज बाय द कंट्रोल देयर हेड ऑफिस। तो ये हमें भी पता है कि अलग अलग कंट्री में कहीं पे भी ब्रांच हो लेकिन कंट्रोल जो है हेड ऑफिस से ही होगा जो उसका होम कंट्री होता है। ठीक है, जहाँ से उस बिज़नेस को शुरू किया गया है। आ जाते हैं अब जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि सपोज़ करिए मैं किसी काम को करना चाहता हूँ और मेरे पास इतनी एबिलिटी है नहीं, तो मैंने किसी दूसरे कंपनी को बोला कि आजा भाई मेरे साथ ये काम को करना है। काम भी चलो बता देता हूँ मैं कि काम में ये करना है कि मुझे कहीं पे रोड बनाना है। ठीक है, और रोड जो या हाईवे बनाना है, हाईवे लेते हैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा वो ठीक रहेगा। मुझे एक हाईवे बनाना है। अब मुझे हाईवे बनाना है तो कहीं ना कहीं हाईवे के लिए मुझे सरिये की ज़रूरत होगी। ठीक है, और मिट्टी बालू ये सब की ज़रूरत होगी। तो मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सरिया है लेकिन मिट्टी बालू नहीं है, तो उसके लिए मैं ऐसे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करूँगा जिसके पास ये चीज़ है, और जब तक वो हाईवे बन नहीं जाता तब तक हम जो है मिलकर साथ मिलकर काम करेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है आप समझिए कि एक तरीके का ये पार्टनरशिप ही है जॉइंट वेंचर, लेकिन हम इसे पार्टनरशिप नहीं बोलते क्योंकि पार्टनरशिप कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जॉइंट वेंचर क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है यानी जब हाईवे बन गया, तो हाईवे बनने के बाद
अब ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने जो पार्टनरशिप की थी, वो किसी चीज़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किया था। अब वो टारगेट कंप्लीट हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है हमें सेपरेट हो जाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि व्हेन टू एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन में बी प्राइवेट या गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं गवर्नमेंट ओन एंड फॉरेन कंपनी एग्री टू जॉइन टुगेदर कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इट्स रेस टू जॉइंट वेंचर। कहने का मतलब कॉमन पर्पस होगा दोनों का एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक का बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें क्या है, द एम में भी, यानी आप इसको एक बार पढ़ना, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जॉइंट वेंचर आर फॉर्म इधर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी कि जॉइंट वेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉर्मेशन हो सकता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी। वो डिपेंड करता है आप किसको किस तरीके से देखते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ द जॉइंट वेंचर इज़ टू अटेन द टॉप पोजिशन ऑफ फॉर बोथ इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये है 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, तो आपका ये सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो भाई साहब ये है आपके बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। तो कह रहा है इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। कहने का मतलब जब 2 कंपनी मिलकर एक काम कर रही है तो कम से कम इनके पास रिसोर्सेज भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि अब हम 2 मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, एक के पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास नहीं है, तो हमारे पास अब एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंदा मिलकर काम करता है एक दूसरे के बेनिफिट के रिगार्डिंग है कि मैंने अगर उस कंपनी को अपने साथ रखा है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी होगी अच्छी खासी, तभी मैं उसे अपने पास रख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और बदले में उसको भी पे हो जाएगा। और इसमें जो थर्ड पॉइंट कह रहा है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कॉस्ट रिड्यूस होगा। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, ठीक है, एंड इनोवेशन तो होगा ही होगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप एक बार इसके बेनिफिट्स पढ़ लें। 5 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई सब, जितने भी मैंने अभी जितने भी चैप्टर्स में कराए हैं कभी भी आपको 5 नहीं करने, 3 बहुत है, 3 या 4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ये PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी इन द कॉन्टैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विस। कहने का मतलब है यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई अदर सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। एक बार आप सामने रीड आउट कर सकते हो। तो ये है आपका जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अलोकेशन ऑफ रिस्क, यानी अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट आर बिल्ड थ्रू द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द रिस्क एंड रिटर्न शेयर्ड बाय बोथ। कहने का मतलब अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट, तो इनमें रिस्क और रिटर्न जो है ये दोनों ही शेयर हो जाते हैं। और दूसरा जो पॉइंट लिखा है अंडर द दिस मॉडल रिवॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर द शेयर बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये भी हमें क्लियर है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी हम इसमें रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा, वो सब शेयर होगा। अंडर द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर जॉइन हैंड विद एक्सपर्टीज एंड फंड, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू रिकवर द बेनिफिट, ठीक है। कह रहा है अंडर द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर जॉइन हैंड विद द एक्सपर्टीज एंड फंड। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि अच्छे खासे एक्सपर्टीज़ भी मिल सके और अच्छा खासा फंड भी मिल सके। तो ये कह सकते हैं कि ये बेनिफिट अच्छे खासे बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है पार्ट 1 एंड ये था आपका पार्ट 2। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी इंटरेस्टेड चैप्टर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे चैनल से और